नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या वीआईपी सुप्रीमो एक बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़ने जा रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं और मीडिया में खबर चलाने का आधार क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझ लेते हैं कि आखिर मुकेश सहनी अभी की परिस्थिति में क्यों महागठबंधन छोड़ेंगे। अभी जो राजनीतिक स्थिति है बिहार में, राजनीतिक स्थिरता का दौर जो है बिहार में, एक ठिठकी हुई राजनीति चल रही है बिहार में। एकदम सब लोग मूक दर्शक बने हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी महागठबंधन क्यों छोड़ेंगे? मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले औपचारिक रूप से महागठबंधन ज्वाइन किया था। वो अपनी तटस्थ स्थिति बनाए हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले कि भाई जो हमको आरक्षण देगा हमारी जाति को, उनके साथ जाएंगे। अंत तक ये मामला तय नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से जो सीटें या जो ऑफर की गई उनको, वो उनको रास नहीं आया। एक सीट मिल रही थी बीजेपी की तरफ से, महागठबंधन से 3 सीटें मिली और आरजेडी ने अपने कोटे की सीट मुकेश सहनी को दी। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा फैसला था आरजेडी की तरफ से और ठीक है, वो तीनों सीट वीआईपी नहीं जीत पाई, लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे। 10 सीटें आई विपक्ष को। 2019 में तो एक ही सीट आई थी, लेकिन फिर भी जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी, जिस तरह का जोश दिख रहा था, उस हिसाब से सीटें नहीं आई लोकसभा में। और इस बीच में उनके साथ एक दर्दनाक दुर्घटना भी हुई। उनके पिताजी की मौत हो गई, हत्या हो गई उनके पिताजी की। तो उस दौरान भी बीजेपी की तरफ से, हालांकि बीजेपी ने या केंद्र सरकार कहें, बीच चुनाव में मुकेश सहनी से उनका सिक्योरिटी छीन लिया था एक तरीके से। लेकिन उनके पिता की हत्या के बाद बीजेपी की तरफ से जिस प्रकार की भावना प्रकट की गई और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम जो बीजेपी के नेता उनके पिताजी के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की। बहुत सारे लोग गए उनके गांव, प्रधानमंत्री ने संदेश भेजा, फोन पे बात की अमित शाह ने। ये सब ठीक है। लालू प्रसाद यादव भी गए आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी यादव तो पटना में ही मिले, उनके कमर में दर्द हो गया था, वो नहीं जा पाए। तो एक तरह की भावना तो ये होती है कि अगर कोई संकट में है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति मिलती है किसी तरफ से, तो एक नेचुरल है वो सॉफ्ट कॉर्नर होना। लेकिन इससे महागठबंधन को छोड़कर वो एनडीए में चले जाएंगे, ऐसा अभी प्रतीत नहीं होता। फिलहाल की परिस्थिति में ये प्रतीत नहीं होता है। अब रही बात कि मीडिया में जो खबर चल रही है उसके पीछे की वजह क्या है, तो उसके पीछे की वजह साफ है। मतलब साफ क्या है, मतलब अब समझिए कि सोशल अकाउंट में कोई अपनी डीपी बदल के तिरंगा झंडा लगा देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के साथ चला गया। तिरंगा तो पूरे देश की शान है और हर व्यक्ति 15 अगस्त 26 जनवरी के आसपास अपनी डीपी में तिरंगा झंडा लगाता है, ये जताने के लिए कि वो देश के साथ खड़े हैं। अब पिछले साल से बीजेपी का जो कार्यक्रम है हर घर तिरंगा, तो वो दूसरा दौर चल रहा है इस बार। तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्होंने भी अपनी डीपी में तिरंगा झंडा लगाया है। नेता हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। अगर इसमें कोई डीपी अपना तिरंगा का लगा लेगा तो कोई जरूरी नहीं कोई बीजेपी का समर्थक हो। ये भी और बीजेपी भी ये नहीं सोच रही होगी कि तिरंगा तो कोई देश का झंडा है ये।
इससे ये क्या साबित होता है कि कोई बीजेपी के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो मुकेश सहनी ने अपने एक्स अकाउंट का जो डीपी है वो तिरंगा झंडा उन्होंने लगाया है कल से। तो निश्चित तौर पर अटकलें लगनी शुरू हो गई, अटकलों का बाजार लगने लगा और कहीं ना कहीं ये बात सामने आने लगी कि वो कहीं छोड़ तो नहीं रहे हैं महागठबंधन को। और उसमें जो है, जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष जो नए नवेले बने हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है कि भाई कुछ भी संभव है। तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है। मुकेश सहनी के लिए तो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में जाना, एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाना कोई नई बात नहीं है। अब देखिए 2019 का चुनाव महागठबंधन के साथ उन्होंने लड़ा था और जीत नहीं पाए थे, पर 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नाटकीय तरीके से वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए। 11 सीटें मिली एनडीए से, 4 पर वो जीते भी। नीतीश कुमार की सरकार में वो मंत्री भी बने, उनको एमएलसी भी बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे 1-1.5 साल के अंदर में सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनकी पार्टी को तोड़ लिया गया, 4 विधायक तोड़ लिए गए, इनका एक्सटेंशन नहीं हुआ एमएलसी का, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उसके बाद से ये अकेले चल रहे थे, राजनीति कर रहे थे और अपना निषाद आरक्षण के गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान कभी लग रहा था कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि एनडीए केंद्र सरकार ने उनको जेड सिक्योरिटी भी प्रदान की थी। लेकिन बातचीत से, उनके बयानों से ये लगता था कि वो महागठबंधन का रुख करेंगे, लेकिन सीटें दोनों तरफ से तय नहीं हो रही थी। अंत में जाकर आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें उनको दी। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अभी की परिस्थिति में मुकेश सहनी कोई इस प्रकार का फैसला लेने जा रहे हैं कि वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आ जाएंगे। इस तरह की बात नहीं है अभी की स्थिति में। अभी देखिए बिहार में एक स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है। सारी पार्टियां मौन हैं, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा। थोड़ी बहुत गतिविधि जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ से, उनकी पार्टी तो नहीं बनी है, 2 अक्टूबर को बनेगी, उसकी तैयारी को लेकर गतिविधि दिखाई दे रही है जनसुराज के। इस बीच में खबर आई कि आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जा रहे हैं यात्रा पर। हालांकि उन्होंने कई यात्रा निकाली और जब भी विपक्ष में रहते हैं वो यात्रा निकालते हैं, लेकिन कोई भी यात्रा पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई। ये एक खेद का विषय है। उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई आगे जो भी यात्रा करें उसको पूरा करें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सीख लेनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी उन्होंने बहुत सफल यात्राएं की हैं। तो कहने का मतलब, आप यात्रा प्रशांत किशोर का देखिए पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो यात्रा करिए, जनता से मिलिए, और चुनाव से पहले तो ये जरूरी भी है कि जनता से भेंट मुलाकात हो, उनके रूबरू हुआ जाए, और लेकिन उसको पूर्ण करें इस यात्रा को। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बिहार में जो अभी की राजनीति है तो स्थिरता में कोई इधर उधर कहा जाएगा। अभी मुझे लगता है कि बरसात के बाद कुछ एक्शन में राजनीति आएगी। जब प्रशांत किशोर की पार्टी बन जाएगी तो फिर सभी, हालांकि पार्टियां सजग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी पार्टियां नजर गड़ाए हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में आप देखिए सारे बड़े बड़े नेता, मतलब एक बहुत बड़ी वैकेंसी भी है। मतलब बड़े नेता जो रिटायर होने की कगार पर हैं, तो एक युवाओं को मौका मिलने का अवसर है 2025। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और निश्चित तौर पर
मुकेश सहनी भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, प्रशांत किशोर भी युवा हैं, बीजेपी की तरफ से देखें तो सम्राट चौधरी भी युवा है। तो युवाओं का एक दौर शुरू होने जा रहा है, इसलिए भी ये राजनीति काफी महत्वपूर्ण है। मतलब 2025 का चुनाव राजनीतिक तौर पर देखें तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।